कि हर वक्त खबरें तो बनती हैं हर पल, लेकिन क्या है बड़ी खबर इस वक्त, हम आज बात करेंगे इस वक्त में। जी हां, इस वक्त में आज की बड़ी खबर क्या है, आज का बड़ा एजेंडा क्या है, इस वक्त हम बात करेंगे। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव और इस वक्त की जो बड़ी खबर है, उस बड़ी खबर पर जुड़ने के लिए हमारे साथ जो है तमाम हमारे दूरदर्शन के जो सभी नेटवर्क हैं वो आज डीडी न्यूज के साथ जुड़े हुए हैं। तो इस नेटवर्क में दूरदर्शन के तमाम जो नेटवर्क हैं, तमाम चैनल्स हैं, उन सबके दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन और आप सबको गुरु पर्व की बहुत सारी शुभकामनाएं। और इन शुभकामनाओं के बाद, शुभकामनाएं के साथ साथ आज एक बड़ी खबर भी आई है और इस वक्त में हम उस बड़ी खबर पर बने रहेंगे, उस बड़ी खबर के मायने को समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वो वास्तव में बहुत बड़ी खबर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज किसानों के हक में, किसानों के हित में 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान किया है। जी हां, इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर है वो ये है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब से कुछ देर पहले राष्ट्र को संबोधित करते हुए गुरु पर्व की सभी को बधाइयां भी दी, लेकिन साथ साथ 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान किया। लेकिन साथ साथ ही प्रधानमंत्री ने भविष्य में कृषि जरूरतों के मद्देनजर विचार करने पर भी एक कमेटी बनाने का ऐलान किया है। तो सिर्फ यही खबर नहीं है, इस खबर के कई आयाम हैं, कई पहलू हैं, उन सब पर बात करेंगे। तो एक कमेटी बनाने का ऐलान किया है। इस बड़ी खबर पर इस वक्त में हम लगातार आपको अपडेट देंगे, जो देश भर से लगातार जो इस पर प्रतिक्रियाएं आ रही हैं वो आपको बताएंगे। हमारे खास मेहमान होंगे, ऐसे मेहमान होंगे जो कृषि कानूनों का विरोध भी करते रहे, ऐसे मेहमान होंगे जो कृषि कानूनों का पक्ष भी लेते रहे। इन सब पर चर्चा होगी, लेकिन शुरुआत में सबसे पहले नजर डाल लेते हैं इस वक्त की माफ कीजिएगा, इस वक्त की हेडलाइंस हम आपको बाद में बताएंगे, क्योंकि आज की हेडलाइंस जो है, आज की जो बड़ी खबर है, बड़ी खबर तो यही है। जी हां, हमारी सरकार किसानों के साथ, यही संदेश, यही मैसेज जो है गुरु पर्व के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देने की कोशिश की है। और हालांकि कह सकते हैं कि इस पूरे मामले को लेकर बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि सरकार को ये फैसला जो है सरकार ने क्यों लिया, बहुत से लोग इसको लेकर के खुश हैं। लेकिन कुल मिलाकर देखिए तो प्रधानमंत्री ने एक बड़ा संदेश दिया है गुरु पर्व के दिन, सबका साथ, सबका विश्वास और सबको साथ लेकर चलने की जो बात है, उसके तहत जो है प्रधानमंत्री ने यह फैसला लिया है। इस सब पर चर्चा होगी, विस्तार से चर्चा होगी, लेकिन शुरुआत करते हैं, सबसे पहले नजर डाल लेते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर, हेडलाइंस पर। गुरु पर्व के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिया ऐतिहासिक फैसला, तीनों कृषि कानून वापस लिए जाएंगे। राष्ट्र के नाम संबोधन में की घोषणा, कहा किसानों के हित में लाए गए थे कृषि कानून, पर कुछ किसानों को समझा नहीं पाए। प्रधानमंत्री ने कहा किसानों का हित सर्वोपरि, फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी को पारदर्शी और अधिक प्रभावी बनाने के लिए कमेटी का गठन, कमेटी के गठन की घोषणा। कमेटी में केंद्र राज्य सरकारों के प्रतिनिधि, किसानों और कृषि वैज्ञानिक भी शामिल होंगे। प्रधानमंत्री ने सरकार की कृषि कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता की प्रतिबद्धता को दोहराया, कहा देश के छोटे किसानों की चुनौतियों को दूर करने के लिए सरकार ने बीज, बीमा, बाजार और बचत पर किया चौतरफा काम। कहा सरकार ने एमएसपी तो बढ़ाई ही, साथ ही सरकारी खरीद केंद्र भी बनाए। प्रधानमंत्री ने आंदोलन कर रहे किसानों से घर लौटने की अपील की, तीनों कृषि कानून वापस लेने के निर्णय का देश भर में स्वागत, किसानों ने जताया आभार। जी हाँ, तो इस वक्त की बड़ी खबर जिस पर हम बने हुए हैं लगातार, आज सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान किया है, तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा की। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस महीने के अंत में शुरू होने जा रहे संसद के सत्र में इन तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की संवैधानिक प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। इस महीने के अंत में शुरू होने जा रहे संसद सत्र में, इसी महीने में
हम तीनों कृषि कानूनों को रिपील करने की संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा कर देंगे। साथियों, मैं आज अपने सभी आंदोलनरत किसान साथियों से आग्रह कर रहा हूं, आज गुरु पर्व का पवित्र दिन है। अब आप अपने अपने घर लौटे, अपने खेत में लौटे, अपने परिवार के बीच लौटे। आइए एक नई शुरुआत करते हैं, नए सिरे से आगे बढ़ते हैं। तो प्रधानमंत्री ने कहा नई शुरुआत करते हैं, नए सिरे से आगे बढ़ते हैं, और इसके लिए प्रधानमंत्री ने कुछ संकेत भी दिए। क्या होगा वो नए सिरे से आगे बढ़ने की बात जो प्रधानमंत्री कह रहे हैं, नए सिरे से कैसे, किस दिशा में आगे बढ़ा जाएगा, यहां से उस पर हम जरूर चर्चा करेंगे। लेकिन इस बीच हम आपको यह भी बता दें, प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि सरकार ने आज ही कृषि क्षेत्र से जुड़ा एक और अहम फैसला लिया है, जीरो बजट खेती। जी हां, जीरो बजट खेती यानी प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए, एमएसपी को और अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाने जैसे विषयों पर फैसला लेने के लिए एक कमेटी के गठन का जो है वो किया जाएगा। इस कमेटी का गठन किया जाएगा। आज ही सरकार ने कृषि क्षेत्र से जुड़ा एक और अहम फैसला लिया है। जीरो बजट खेती यानी प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए देश की बदलती आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर क्रॉप पैटर्न को वैज्ञानिक तरीके से बदलने के लिए एमएसपी को और अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाने के लिए ऐसे सभी विषयों पर भविष्य को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेने के लिए एक कमेटी का गठन किया जाएगा। इस कमेटी में केंद्र सरकार, राज्य सरकारों के प्रतिनिधि होंगे, किसान होंगे, कृषि वैज्ञानिक होंगे, कृषि अर्थशास्त्री होंगे। साथियों, हमारी सरकार किसानों के हित में काम करती रही है और आगे भी करती रहेगी। राष्ट्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश के छोटे किसानों की चुनौतियों को दूर करने के लिए सरकार ने चौतरफा काम किया है। देश के छोटे किसानों की चुनौतियों को दूर करने के लिए हमने बीज, बीमा, बाजार और बचत, इन सभी पर चौतरफा काम किया। सरकार ने अच्छी क्वालिटी के बीज के साथ ही किसानों को नीम कोटेड यूरिया, सॉइल हेल्थ कार्ड, माइक्रो इरिगेशन जैसी सुविधाओं से भी जोड़ा। हमने 22 करोड़ सॉइल हेल्थ कार्ड किसानों को दिए और इस वैज्ञानिक अभियान के कारण एग्रीकल्चर प्रोडक्शन भी बढ़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देव दीपावली और गुरु नानक देव जी के पवित्र प्रकाश पर्व की विश्व भर में सभी लोगों को और सभी देशवासियों को शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री ने कहा यह भी बहुत सुखद है कि 1.5 साल के बाद करतारपुर साहिब कॉरिडोर फिर से खुल गया है। ये भी बहुत सुखद है कि 1.5 साल के अंतराल के बाद करतारपुर साहिब कॉरिडोर अब फिर से खुल गया है। साथियों, गुरु नानक जी ने कहा है, बीच दुनिया सेवी कमाइए त दरगिही बेसन पाइए। यानी संसार में सेवा का मार्ग अपनाने से ही जीवन सफल होता है। हमारी सरकार इसी सेवा भावना के साथ देशवासियों का जीवन आसान बनाने में जुटी है।
तो इन तीनों फैसलों पर प्रधानमंत्री के फैसले का लगातार जो है वो उसके लेकर खुशी और स्वागत जताया जा रहा है। ये आप देख रहे हैं, गाजीपुर बॉर्डर के दृश्य देख रहे हैं, जहां पर आंदोलनकारी लगातार बैठे हुए थे। वहां पर मिठाइयां बांटी जा रही हैं और इस फैसले का स्वागत किया जा रहा है। आप देख रहे हैं लड्डू और जलेबियां जो हैं वो किसानों के बीच, जो किसान जो आंदोलनकारी बैठे हुए हैं उनके बीच बांटी जा रही है और इसकी एक खुशी मनाई जा रही है इस फैसले को लेकर। उम्मीद की जा रही है कि इसके बाद जो तमाम दिल्ली के सीमाओं पर जो लोग लगातार बैठे थे आंदोलनकारी, वो वहां से हटेंगे और जो लोगों को तकलीफ हो रही थी इस जो है इन तमाम चीजों के बीच, वो लोगों की तकलीफ दूर होगी। लेकिन इस फैसले को समझना बड़ा जरूरी है, इस फैसले के जो आयाम है उनको समझना बड़ा जरूरी है, इसके इम्प्लीकेशंस को समझना बड़ा जरूरी है। और इसको समझने के लिए, जानने के लिए हमारे साथ इस वक्त जो मेहमान जुड़ रहे हैं, आइए उनका परिचय करवा दूं। मेरे साथ कृष्णवीर चौधरी जी जो इस वक्त जुड़ चुके हैं। कृष्णवीर चौधरी जी भारतीय कृषक समाज जो हैं उसके वो अध्यक्ष हैं। और इसके अलावा मेरे साथ संदीप दास जी भी जुड़े हुए हैं। संदीप दास जी वरिष्ठ कृषि पत्रकार हैं। और मेरे साथ राजाराम त्रिपाठी जी जुड़े हुए हैं जो कि राष्ट्रीय संयोजक हैं अखिल भारतीय किसान महासभा के। और मैं ये भी बता दूं दर्शकों को दिलचस्प जानकारी के लिए कि हमने लगातार जब कृषि कानूनों पर, क्योंकि कृषि कानूनों को लेकर के जो कुछ इसके आयाम थे उसको समझाने के लिए और उसको लेकर के जो देश भर में जो डिबेट चल रही थी, उन डिबेट्स को जब भी हमने किया तो हमारे साथ इन डिबेट्स में कई बार अक्सर जो है कृष्णवीर चौधरी जी भी जुड़ते थे, जो इन कृषि कानूनों को लेकर कहते थे कि ये कैसे किसानों के हक में हैं। राजाराम त्रिपाठी जी भी जुड़ते थे जो लगातार कहते थे कि कैसे ये कृषि कानून जो है वापस लेने चाहिए। तो आज दोनों ही पक्ष हमारे साथ हैं इस पर लेकर के। तो मैं पहले राजाराम जी आपके पास आता हूं। राजाराम जी, आप कैसे देखते हैं, क्या ये कह सकते हैं आंदोलनकारियों की, आप लोग जब कह रहे थे लगातार ये ठीक नहीं है, इसको वापस लिया जाना चाहिए, तो क्या आप लोगों की जीत हुई, इसको ऐसे देखूं मैं? देखिए, पहले तो मैं बधाई देना चाहूंगा सभी को कि वास्तव में ये प्रधानमंत्री जी ने सही निर्णय लिया और इसे बहुत पहले वापस कर दिया जाना चाहिए था। मेरा मानना है बहुत देर से दिया गया निर्णय, और किसान अगर नहीं चाहते थे तो चलो कानूनों को वापस देने में कहीं कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन एक बात जरूर है कि इसके साथ जो किसानों को हम समझा नहीं पाए, प्रधानमंत्री जी ने कहा, तो मेरा मानना है कि किसान समझ रहे हैं। उन्होंने तीनों कानूनों के बारे में बार बार आपको चिताया भी था, लिखा भी था कि इसमें ये कमियां हैं, और शायद अगर डायलॉग की बात होती तो ये समस्या हल हो जाती। वास्तव में तीनों कानून वापस लेने के बाद ही मामला हल नहीं होगा। अब बिल बैठ के जरूरत है, बिल बैठ के भारत की खेती जो बहुत बुरी दशा से गुजर रही है उसको सुधार दी। मैं कहता हूं आईसीयू में है भारत की खेती, इसे बेहतर लाने के लिए डायलॉग का रास्ता इससे खुलता है, और लोकतंत्र में डायलॉग बेहद जरूरी है। और किसान संगठन और सरकार और विशेषज्ञ सब मिलके इस खेती को कैसे ऊपर लेके आए, क्योंकि राजाराम जी जो बड़ी बात है वो ये है कि इसको किसी की हार जीत के रूप में ना देख करके ये देखा जाए कि एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस जो है एक, और किसानों के हक में एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस शुरुआत करने की बात है कि किस तरह से और ज्यादा इस पर कंसल्टेशन हो, किस तरह से और ज्यादा जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके बीच बातचीत हो और उसके बाद एक रास्ते पर बढ़ा जाए। आप ये कहना चाह रहे हैं? मैं बेशक यही कहना चाहता हूं कि लोकतंत्र में इस तरह से किसी की जीत और हार की बात हम नहीं करते। लेकिन दो बातें हैं, एक तो बीज बाजार बीमा बचत के बावजूद क्या किसानों की आय दुगनी हुई है, नहीं हुई, ये बड़ा मुद्दा है। क्या एमएसपी पे, इसी के साथ में एमएसपी पे भी अगर कानून लाया जाता तो बात बनती। और ये जो भारत में करीब 700 से ज्यादा किसान परिवार को शहीद हुए हैं, उनके लिए मेरा मानना है वास्तव में उनकी शहादत की जीत है ये, जैसे किसानों की जीत है। और प्रधानमंत्री जी को मैं जरूर धन्यवाद देना चाहूंगा कि देर से सही उन्होंने एक बहुत सही निर्णय लिया और इसका ये बेहद जरूरी निर्णय था। और अब आगे खेती को लेकर आगे जैसे जीरो बजट की बात उन्होंने की। ठीक है, मैं आता हूं उस पर। एक राजाराम जी, मैं आता हूं उस पर जो आगे की जो रास्तों की बात है, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट बात है। यहाँ पर
क्योंकि जी। कई लोग कह रहे हैं, कई मैं सोशल मीडिया पे देख रहा था, कई लोग कह रहे हैं कि एक कदम पीछे हटकर 2 कदम आगे बढ़ने वाली बात है। मैं आऊंगा इस पर, क्योंकि ये जो प्रधानमंत्री ने अन्य ऐलान किए हैं उसमें क्या हो सकता है, कमेटी बनाने की एमएसपी को लेकर के पारदर्शी तरीके से, और कैसे उसको प्रभावी बनाया जा सकता है, ये सारे मुद्दे हैं जिन पर जरूर चर्चा होनी चाहिए। आज वो बड़ा जरूरी है। लेकिन मैं पहले कृष्णवीर चौधरी जी की प्रतिक्रिया लेता हूं। कृष्णवीर जी, कैसे आप देखते हैं इस पूरे फैसले को, इस निर्णय को? कृष्णवीर जी, आप म्यूट पर हैं, मुझे नहीं मालूम आपकी तरफ से हैं या मेरी हमारी ओर से टेक्निकल। जी 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 जी, नहीं कृष्णवीर जी, ये मेरे ख्याल से ये हमारी तरफ से क्या कुछ अगर अब हाँ जी जी अब ठीक कृष्णवीर जी, है। अब आप सुन पा रहे हैं आपको? जी बोलिए बोलिए। हाँ, मैं देखिए अशोक जी, ये तीनों कानून जो थे ये देश के किसानों के, छोटे और गरीब किसानों के हित के लिए बनाए गए थे, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन ये पूरी तरह से राजनीति का शिकार हो गया मामला, और इस मुद्दे पर पूरी तरह शुद्ध रूप से राजनीति की जा रही थी। और उस राजनीति करने के पीछे इनके बारे में जिस तरीके से अफवाहें फैलाई गई, वो अच्छा संदेश नहीं था, किसानों के हित में नहीं था। कानून किसानों के हित में थे, कानूनों में सुधार कभी भी हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो दुर्गति पुरानी व्यवस्थाओं में किसानों की हो रही थी, क्या उसी को जारी रखवाना चाहते हैं हमारे सारे मित्र? नहीं, वो किसान के हित में नहीं है, उसमें सुधार की आवश्यकता थी। और जो प्रधानमंत्री जी ने बड़ा दिल दिखाते हुए संवेदनशीलता, क्योंकि दिल्ली में जिस तरीके से हिंसा भड़काई जा रही थी, जिस तरीके से लाल किले घटना से लेकर और अब तक, और अब के संसद पे ये करेंगे ये पूरा राजनीतिक रूप ले लिया था और राजनीति हावी हो गई। लेकिन किसानों के हित में कानूनों में सुधार की आवश्यकता है। इस बात के लिए प्रधानमंत्री जी ने जो कमेटी की घोषणा की है, हम उसका स्वागत करते हैं, क्योंकि जब तक कानूनों में सुधार नहीं होगा किसानों का शोषण होता रहेगा। और उस शोषण से बचाने के लिए जो उन्होंने प्रयास किया था वो सराहनीय था। लेकिन राजनीति को देखिए, इस देश के दलों की स्थिति को देखिए, अंतर्राष्ट्रीय ताकतों का जो परिस्थितियां देश में पैदा करवाई जा रही थी, जो हिंसा की प्रवृत्ति इस आंदोलन के नाम पर की जा रही थी, उस सब को प्रधानमंत्री जी ने आज गुरु पर्व के। और इस वक्त जरा सुन लेते हैं मनोहर लाल खट्टर। एक मिनट रुकिएगा कृष्णवीर जी। मनोहर लाल खट्टर जो कि हरियाणा के मुख्यमंत्री क्या कह रहे हैं, सुन लेते हैं। अपनी ओर से, हरियाणा सरकार की ओर से, सबकी ओर से बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामना देता हूं। बंधुओं, हम लोगों ने सांस्कृतिक दृष्टि से बहुत चीजों का विकास किया है, जिसमें कपाल मोचन क्षेत्र के अंदर भी जब जब जो चीजें हमारे ध्यान में आई वो हमने कराई हैं। यहाँ से सरस्वती नदी का उद्गम स्थान आदि सड़क, इसको भी कुछ 4 मार्गी बनी है, 4 मार्गी बन गई है, और कुछ थोड़ा 5 किलोमीटर का टुकड़ा वो बचा है, उसको भी पूरा करेंगे। इसी प्रकार से काठगढ़ रामपुर गंडा की ये सड़क, अहड़वाला में राजकीय महाविद्यालय, सिंधु दर्शन योजना, कैलाश मानसरोवर यात्रा, गुरु दर्शन यात्रा, गौरवमयी संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए हमारे निरंतर जो प्रयास हो रहे हैं, उसमें कुरुक्षेत्र का जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव, ऐसे बहुत ऐसे कार्यक्रम हमने किए हैं जिसमें देश की सांस्कृतिक जो हमारी धरोहर है वो बची रहे, और ऐसे तीर्थ स्थानों के दर्शन जनता को सुलभ हो जाए, इस प्रकार की हमने सब योजनाएं बनाई हैं। आज आपको सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। सबसे बड़ी बात है सर, जो आपने आईटी करने का फैसला किया, इसमें जो तैयारियां की गई थी वो आज आप यहाँ पर मौजूद हैं, तैयारियां आप देख रहे किस तरह की तैयारी इसको मानते हो कि सरकार आए कि आप बातचीत हुई अधिकारियों से? पिछले वर्षों में तो लगातार जब ये मेले की शुरुआत होती थी और मेले के अंत तक कई प्रकार की व्यवस्थाओं की शिकायतें बनी रहती थी, लेकिन मैं बधाई दूंगा यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को, यहाँ के डिप्टी कमिश्नर को, यहाँ के सुप्रीम पुलिस को, जिन्होंने इस बार की तैयारियां बहुत अच्छी कराई। पानी भी पर्याप्त मात्रा में सभी सरोवरों में भरा गया और कोई शिकायत हमारे पास इस अवसर में नहीं आई है। जहाँ तक किसी एक समय की अधिकतम जो यात्री संख्या है, जो दर्शनार्थी संख्या है, वो 2 लाख तक आंकी गई है। 3 दिन से लोगों का आना जाना ये लगातार लगा हुआ है, लेकिन कल सायकाल का
तो जिन राज्यों में सबसे ज्यादा असर पड़ रहा था वो पंजाब और हरियाणा थे। हरियाणा के मुख्यमंत्री जो हैं वो इस वक्त हम सुन रहे थे, हालांकि वो वहां पर कुछ और ऐलान भी थे जो हरियाणा की तरफ से, जो कैसे लोगों को जो है जो धार्मिक तीर्थ यात्रा के लिए निकलते हैं उन सबको लेकर लगातार बात कर रहे थे। मैं जाऊंगा अपने मेहमानों के पास और कृष्णवीर चौधरी जी को मौका दूंगा अपनी बात पूरी करने का, लेकिन उससे पहले आपको यह भी बता दूं कि कृषि कानून को वापस लेने के प्रधानमंत्री के ऐलान पर किसान लगातार जो प्रतिक्रिया जता रहे हैं उसको जानने के लिए हमारे संवाददाता विशाल बैरिस्टो जो है वो सुल्तानपुर लोधी में उन्होंने कुछ किसानों से बात की। आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री के इस ऐलान पर वहां पर पंजाब में जो किसान है वो किस तरह का रिएक्ट कर रहे हैं। मैं इस वक्त सुल्तानपुर लोधी में हूं और मेरे साथ कुछ किसान हैं और हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री के उस घोषणा की जिसमें उन्होंने कहा है कि कृषि कानूनों को सरकार ने वापस लेने का फैसला लिया है। हमारे साथ कुछ किसान हैं। क्या नाम है आपका? मैं सुखविंदर सिंह सबसे पहले डीडी न्यूज का धन्यवाद करता हूं। तो जो आज गुरु नानक के से गुरपुर पे सरकार ने जो किसानों के आंदोलन चला था 1 साल से ऊपर हो जाने वाला है, तो जो उनका संघर्ष था वो आज मैं सोच रहा हूँ जो कदम किया है, लेकिन भावे लेट आए हैं लेकिन अच्छा किया है। आपका क्या कहना है, इससे क्या फर्क पड़ेगा? अब किसान जो है वापस अब रास्ता छोड़ेंगे, अपने धरना प्रदर्शन छोड़ेंगे और अपने काम पे लगेंगे? जी बिल्कुल सर, जो मुख्यमंत्री साहब प्रधानमंत्री ने जो कहा है बहुत अच्छा है। और जो भी हमारे जहाँ पर उनके लिए थोड़ा दिमाग में गुस्सा आ रहा था, अभी वो भी थोड़ा टल जाएगा। सही है, तो बहुत अच्छा है। गुरु पूरब की खुशी अब दोगुनी हो गई है, कृषि कानून भी वापस ले लिए है, तमाम नाराजगी आप लोग की दूर हो गई। किस तरह से आज के दिन खुशी मनाएंगे आप? हम गुरु पूर्व मना के और जो किसानों की खुशी है उसी में शामिल होके ये खुशी मनाएंगे। अच्छा, किस तरह से आप लोग अपनी खुशी का इजहार करेंगे? हम उस दिन खुशी का इजहार करेंगे जिस रोज जैसे विधानसभा में पास किए थे वैसे उस विधानसभा में रद्द करेंगे। आज जो अनाउंसमेंट हुआ है उसलिए बहुत उसका धन्यवाद है, हम सभी किसान भाइयों की तरफ से उसका धन्यवाद करते हैं। आज आप किस तरह से खुशी मनाएंगे? बहुत खुशी है, खुशी तो दुगना हो गया है। गुरु नानक देव जी का गुरपुरब है, बहुत खुशी है। जो ये ठीक है नरेंद्र मोदी जी ने जो किया है तो उसका धन्यवाद करते हैं। तो आगे भी जो किसानों की समस्या है उसका हल होना चाहिए। तो जैसे कि आपने सुना, ये तमाम किसान इस ब्रेकिंग न्यूज को देख बहुत खुश है और इनका ये कहना है कि हमारी खुशी दोबाला हो गई है। एक तो गुरु पूरब का पर्व और उस पर प्रधानमंत्री की ये घोषणा। कैमरामैन अजय और कश्यप के साथ विशाल बैरिस्टो, टीडी न्यूज। जी हाँ, तो देखिए कि किस तरह के रिएक्शन जो है वो लगातार आ रहे थे और इस तरह के रिएक्शन आते रहेंगे और इस वक्त में हम आपको लगातार दिखाते रहेंगे। जिस वक्त जो रिएक्शन आएगा हम आपको लगातार वो दिखाते रहेंगे, क्योंकि ये एक बड़ा ऐलान है और इसीलिए जो रिएक्शंस आ रहे हैं वो लगातार आप तक पहुंचने जरूरी है। लेकिन एक बार फिर मैं अपने मेहमानों के पास लौटता हूं। कृष्णवीर चौधरी जी अपनी बात पूरी कर रहे थे और उसके बाद में संदीप दास जी, और फिर इस वक्त में जो है मैं इन तमाम पहलुओं पर आऊंगा। लेकिन कृष्णवीर चौधरी जी, आपने जो इंपॉर्टेंट बात की मैं उसमें एक बात जोड़ करके मैं दर्शकों की जानकारी के लिए बताऊं और मैं आपसे मेरा सवाल भी जो उस दिशा में जो आपने कहा। देखिए, हम लोग लगातार, और ये इसमें कोई दो राय नहीं कि देश का किसान जो है वो जो किसान है वो कभी भी जो इस तरह की उग्रपंथ के रास्ते पर नहीं जाता। किसान जो है वो कभी भी, हम नहीं कहते कि किसान जो है दरअसल उसने इस पूरे मामले को हिंसक बनाया या वो हिंसा करता है, ऐसा कतई नहीं होता। लेकिन आप जो कह रहे हैं कि वो इसमें कोई दो राय नहीं कि इसमें कुछ तत्व जो है वो घुसे थे, इस मौके का फायदा उठा रहे थे और इस मौके पर एक तरह से जो खालिस्तान मूवमेंट था इसी बहाने उसको भी फिर से रिवाइव करने की कुछ लोग कोशिश कर रहे थे। ये लगातार हमने देखा था। और कृष्णवीर चौधरी जी, आपको लगातार पाकिस्तान की तरफ से धमकियां आ रही थी, तो आपको लगता है कि एक तरह से ये जो देश विरोधी ताकतें कृषि कानूनों के बहाने जो सक्रिय हो गई थी, जिन्होंने अपनी बंदूक जो है वो किसानों के कंधे पर रख दी थी, वो जो ताकतें थी उन ताकतों को भी डिफ्यूज करने का एक सरकार का एक ये महत्वपूर्ण फैसला है? अशोक जी, देश की इंटेलिजेंस की जो बड़ी एजेंसीज हैं उनकी सूचनाएं बराबर सरकार के पास आ रही थी और उसमें स्पष्ट शब्दों में ये सूचनाएं थी कि इसमें देश के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय ताकतें, खासतौर से जो खालिस्तान को दोबारा से जिंदा करने की साजिश हिंदुस्तान में की जा रही थी, वो सब इसमें घुस गए हैं। और वही लोग शांति को भंग करने का प्रयास और जगह जगह इस तरीके की बयानबाजी और इस तरीके की हिंसा करवाने के लिए, और कभी इस बॉर्डर पे ये करना है, कभी यहां इसको मार के टांग देना है,
कहीं ये हो रहा है, तो ये किसान नहीं कर सकते। किसानों का जी मुझे लगता है कश्मीर जी फ्रीज हो गए। कश्मीर जी मैं आप कश्मीर जी जी बहुत शांति प्रिय है, हमेशा अपनी बात को शांति से रखता। हाँ। और लोकतंत्र अशोक जी, लोकतंत्र में अपनी बात कहने का अधिकार है, किसान बात कहता। मैं भी बार बार आग्रह करता रहा हूं कि देश के किसानों को, मैंने प्रधानमंत्री जी से भी आग्रह किया था कि देश के किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य कम से कम सभी को मिले, ऐसी व्यवस्थाओं में भी सुधार होना चाहिए। और उसके लिए बाजार खोलना सबसे बड़ी आवश्यकता है। और जब बाजार खोलने का विरोध कौन लोग कर रहे हैं? उन लोगों ने किया जो किसानों का शोषण करने के लिए अब तक जिम्मेदार है। ठीक है सर, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं हकीकत देश के किसानों के सामने आज फिर रखूंगा कि सच्चाई यही है कि उन दलालों ने जो किसानों का शोषण कर रहे थे, उन्होंने इस आंदोलन को शुरू किया था पंजाब से, क्योंकि वहीं पर ये सब एफसीआई का खेल होता था। आप ये बताइए कि बिहार से 700-800 रुपए क्विंटल धान खरीद कर पूर्वी तराई के एरिया से पूर्वी उत्तर प्रदेश से खरीदकर और एफसीआई को आपूर्ति कर रहे थे, ये सब जो है ठीक नहीं था। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने एक अच्छी मैं फिर आऊंगा कश्मीर जी, एक मिनट। हम कश्मीर जी में आऊंगा इस पर, क्योंकि हमें एक लंबी डिस्कशन भी करनी है और साथ साथ हमें ये भी विषय जरा चर्चा करना है कि आगे की बात जो आप खुद कह रहे हैं कि आपने कहा था कि जो एमएसपी है, एमएसपी को लेकर के, और प्रधानमंत्री ने भी कहा कि एमएसपी को और ज्यादा पारदर्शी और प्रभावी बनाने के लिए कदम उठाए जाएंगे और उसके लिए कमेटी, तो इन सब चीजों पर मैं आऊंगा। मैं चाहता हूं इन पर एक एक करके बात करें, लेकिन उससे पहले संदीप दास जी, आप इस पूरी डिबेट को कैसे देखते हैं? इसमें कोई दो राय नहीं कि सरकार लगातार संवाद तो कर रही थी, 11-12 दौर की बातचीत हुई थी, उसपे बीच लगातार किसानों को, जो आंदोलनकारी थे, उनको ये बताया जा रहा था कि इसके फायदे क्या हैं। प्रधानमंत्री ने आज एक बात कही कि भाई हम समझा नहीं पाए। तो क्या ये लगता है कि, और दूसरी तरफ राजा राम जी कह रहे हैं कि ये अभी भी आज भी बहुत सारे लोग हैं इस तरह के जो आंदोलन कर रहे थे, वो मानते हैं कि इनसे किसानों का फायदा नहीं होता, ये जो कानून बनाए गए थे। लेकिन कृष्णवीर चौधरी जैसे लोग भी हैं, वो भी किसान नेता हैं, वो ये कहते हैं कि ये बड़े किसानों के नहीं बल्कि सीमांत किसानों के लिए फायदेमंद चीज थी। आप इस डिबेट को कैसे देखेंगे? देखिए, ये जो किसानों का मूवमेंट, कुछ लोग बोले किसानों का मूवमेंट ये था इसीलिए वजह, मैं नहीं मान रहा हूँ। ये करीब खाली पंजाब हरियाणा स्टेट पे कुछ किसानों का जो दबदबा था उसी का है। क्योंकि मैं एक ट्रेंड बताता हूँ, मैं जहाँ रहता हूँ एकदम गाजीपुर बॉर्डर के पास ही रहता हूँ। जो तमाम एक एक्सप्रेस है, खुद में मेरा सबसे पहले सवाल है जो प्रोटेस्ट करने का तरीका था, जब वायलेंस, वो बहुत ही गलत था। इतना दौर 11-12 दौर का राउंड हुआ, एक ही तरह के कानून वापस लो तब बात करेंगे। मैं कभी नहीं देखा कि डेमोक्रेटिक इंडिया में निगोसिएशन, कोई डिस्कशन नहीं है, उसको वापस लो तभी करेंगे। और ये कानूनों में अभी तक भी किसान संघर्ष में क्या क्या कमी थे, मैं समझ में नहीं आ रहा है अभी तक कमी थे। हाँ, उसमें ग्रीवेंस रजिस्टर जो था उसमें बहुत सारे कमियां थे। तो कानून में बदलाव तो हो ही सकता है कभी भी। और इसको इतना बड़ा सूची, इतना बड़ा हमारा रोड नेटवर्क है, उसको बंद करके रखना, तो लाखों करोड़ों रुपए का जो नुकसान हुआ है। मेरा टाइम को बचत छोड़ दीजिए, मैं भी यहाँ का किसान जैसे सिटीजन है, मैं भी सिटीजन हूँ। अगर सारे किसान इस तरीके से रोकना शुरू करके, मैं एक एग्जांपल एक किसान नेता को भी बता रहा था, कल अगर जो कोयला रहने वाला ट्रेन जो ओडिशा झारखंड से आती है, उसको भी मैं कल रोक देता हूँ। मैं देखता हूँ कौन सा किसान पंजाब में उनका बिजली आएगा। ये जो तरीका था बहुत नाजुक था, एक्सप्रेस हाईवे को रोकना। इतना अब करोड़ों रुपए का उसका भरपाई कौन करेगा? वायलेंस तो और एक जगह है, वायलेंस जिस तरह से इनका बातचीत करने का जो चीज चला था वो तो अलग बात है। बट सरकार की तरफ से भी डिस्कशन हुआ था, सुप्रीम कोर्ट इस मामले में एक कमेटी बैठा था, उसका रिपोर्ट आने वाला है। तो इसमें खतरा था और सरकार बोलते 18 महीने के लिए हम लोग 2 साल के लिए इसको रद्द करते। तो उसमें कई थे, ये पूरा जो किशनवीर चौधरी जी बोले थे एक राजनीति का तरह के बनता है। कुछ किसान नेता बनना चाहते थे और पंजाब हरियाणा और ईस्टर्न यूपी का जो इलेक्शन है, ये किसान पूरा कंट्री में क्यों नहीं रोका था? ओनली यही सिंगू बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर में किसान रहता है और कोई किसान के नहीं होता है। पूरा देश में इतना सारे लाखों करोड़ों किसान है। पर संदीप जी तो फिर कुछ जो संदीप जी फिर संदीप जी पॉलिटिशियन किसान थे, उसको एकदम एक ब्लैकमेल। संदीप जी फिर क्योंकि नेगोशिएशन बहुत संदीप मेरे, मुझे मालूम नहीं मेरे गेस्ट के पास मेरी आवाज जा रही है नहीं जा रही है, पर संदीप जी मेरा सवाल यह है कि फिर सरकार 2 साल, आपने बिल्कुल ठीक कहा, सरकार ने 2 साल के लिए इनको होल्ड पे डाल दिया था। सरकार ने कहा हम बातचीत के लिए तैयार है। सरकार के पास संसद में अगर आप जाएंगे, लोकसभा में, राज्यसभा में, सरकार के पास पूर्ण बहुमत है।
फिर सरकार को वापस क्यों लेने का ऐलान करना पड़ा? इसको आप कैसे देखिए मैसेज जो बाहर मैसेज जो जा रहा था कि मतलब एक ग्लोबल रेस्पॉन्स भी था बेसिकली, जो मैसेज बाहर जा रहा था कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री में ऐसे जबरदस्ती का कानून लाया जाता है, तो वो मैसेजिंग बहुत रहता है। और मुझे लगता है सरकार की तरफ से जो समझाना वो प्रक्रिया में थोड़ा सा कमी रह गया, क्योंकि इस कानून में गलतियां क्या थी वो जो सामने रखने के, इस कानून में खामियां कौन है वो शायद सामने रखने में करे। और जो कुछ सरकार और मैं समझता हूँ थोड़ा सा प्रेशर भी था, क्योंकि इलेक्शन का भी पंजाब में इलेक्शन हो रहा है, यूपी में इलेक्शन आने वाला है, तो वो सब चीज मिक्स हो गया इलेक्शन में। और जो एक क्रांतिकारी रेडिकल मैं बताऊँ मानो बता रिफॉर्मिस्ट था, ये ऑनेस्टली बताना पड़ेगा। और मैं बता रहा हूँ ये आज रद्द होने का बात नहीं है, ये सरकार जब तीसरा जो कानून है एसेंशियल कमोडिटी एक्ट जो इन्होंने अमेंडमेंट किया था, अभी सरकार 2-3 महीने पहले उसी के अगेंस्ट में उन्होंने जो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट को जो स्टॉक होल्डिंग लिमिट लाया था। ठीक है संदीप जी मैं आता हूं। हम फॉरवर्ड लुकिंग की भी बात करेंगे राजाराम जी, और मैं तीनों मेहमानों से जो बात हो रही है कि एमएसपी, क्योंकि एमएसपी एक बड़ा इशू बना था इस पूरी डिबेट के बीच। लगातार आंदोलनकारी कह रहे थे कि एमएसपी का कानून बना दीजिए, तो उसके बाद फिर आप कुछ भी कीजिए, फिर हमें तकलीफ नहीं होगी। तो सवाल यह कि एमएसपी को लेकर एक कमेटी बनाने का ऐलान किया, उसको पारदर्शी और कैसे प्रभावी बनाया जा सकता है, वो एक इंपॉर्टेंट लाइन है जिसको हम इस राजनीति के बीच, क्योंकि अभी राजनीति बहुत होगी इस पर अगले 2-4 दिन नहीं बल्कि हफ्ते 10 दिन तक लगातार राजनीति होगी। इसके राजनीतिक पक्ष दिए जाएंगे, राजनीतिक जीत हार से देखा जाएगा। लेकिन जो बड़ी खबर है इस पूरी खबर के बीच वो ये है कि कैसे एमएसपी को प्रभावी और कैसे पारदर्शी बनाया जाए, जो बड़ा मुद्दा था। मैं उस पर आऊं, उससे पहले प्रधानमंत्री के संबोधन की खास जो बातें हैं उनको बिंदुवार समझना जरूरी है। आज प्रधानमंत्री ने जो कहा था उसको समझना जरूरी है। तो देखिए एजेंडा इस वक्त में क्या बड़ी खबरें हैं, क्या एजेंडा इस वक्त का, प्रधानमंत्री ने क्या कुछ कहा। जब देश ने मुझे सेवा का मौका दिया तो हमने कृषि विकास और किसान कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। देश के छोटे किसानों की चुनौतियों को दूर करने के लिए बीज, बीमा, बाजार और बचत पर चौतरफा काम किया। फसल बीमा योजना को हमने अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाया गया। बीते 4 साल में 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक मुआवजा हमारे किसान भाइयों को मिला है। छोटे किसानों की जरूरतों को पूरा करने के लिए सीधा उनके बैंक खातों में 1,62,62,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए। किसानों को उपज की सही कीमत मिले इसलिए भी हमने एमएसपी तो बढ़ाई, साथ ही इसकी रिकॉर्ड खरीदारी भी की। किसानों से फसल की खरीद में पिछले कई दशकों के रिकॉर्ड तोड़ दिए। इनाम मंडी के जरिए देश भर में अपने उपज बेच सके इसकी व्यवस्था की। ये प्रधानमंत्री के संबोधन की अहम बातें हैं। 1.25 लाख करोड़ रुपए से अधिक हर वर्ष कृषि पर खर्च किए जा रहे हैं। यह प्रधानमंत्री के संबोधन की अहम बातें हैं। छोटे किसानों की ताकत बढ़ाने के लिए 10,000 किसान उत्पादक संघ बनाए जा रहे हैं। लगातार किसानों के हित में एक के बाद एक नए कदम उठाए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री के संबोधन की, प्रधानमंत्री के राष्ट्र के नाम संदेश की आज की महत्वपूर्ण बात है। पशुपालन, मछली पालन से जुड़े हमारे किसानों को भी किसान क्रेडिट कार्ड का लाभ मिलना शुरू हो गया है। किसानों की स्थिति को सुधारने की इसी महाअभियान के तहत देश में 3 कृषि कानून लाए गए थे। मकसद था देश के किसानों, खासकर छोटे किसानों को और ताकत मिले, ये इसका मकसद था। इस पर संसद में चर्चा हुई। देश के कोने कोने में कोटि-कोटि किसानों ने इसका स्वागत किया, समर्थन किया। किसानों के कल्याण के लिए, देश के कृषि जगत के हित में, देश के हित में गांव गरीब के उज्जवल भविष्य के लिए लाए गए। लेकिन इतनी पवित्र बात, पूर्ण रूप से किसानों के हित की बात कुछ किसानों को समझा नहीं पाए। भले ही किसानों का एक वर्ग ही विरोध कर रहा था, लेकिन यह हमारे लिए महत्वपूर्ण था। हमारी तपस्या में ही कोई कमी रह गई होगी, हम उन किसान भाइयों को समझा नहीं पाए। इसी महीने शुरू हो रहे संसद सत्र में तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की कानूनी प्रक्रिया शुरू करूंगा। किसानों से अपील, अपने घर लौटें, खेत में लौटें, नई शुरुआत करें, ये प्रधानमंत्री ने अपील की। जीरो बजट खेती, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने, फसल पैटर्न को वैज्ञानिक तरीके से बदलने के लिए, एमएसपी को और अधिक वैज्ञानिक तरीके से प्रभावी बनाने के लिए एक कमेटी बनेगी। कमेटी में राज्य सरकारों के प्रतिनिधि, कृषि वैज्ञानिक, कृषि विशेषज्ञ सहित कृषि क्षेत्र से जुड़े सभी लोग होंगे। जब देश ने मुझे सेवा का मौका दिया तो हमने कृषि विकास और किसान कल्याण को प्राथमिकता दी। देश के छोटे किसानों की चुनौतियों को दूर करने के लिए लगातार जो है काम करने की प्रतिबद्धता प्रधानमंत्री एक बार फिर जता रहे हैं। तो लौटता हूं मैं तीनों मेहमानों की तरफ। राजाराम त्रिपाठी जी, प्रधानमंत्री की एक बात महत्वपूर्ण जो कह रहे हैं कि हम सबको समझा नहीं पाए, और बार बार ये डिबेट हो रही है कि ये सीमांत किसानों के लिए था,
बड़े किसान शायद इससे लाभान्वित नहीं होते, तो शायद ये बड़े किसानों का आंदोलन था, इस तरह की बात चल रही है। लेकिन इस बीच एक बात तय है कि इस पूरी डिबेट के बीच बार बार जो है एमएसपी की बात आती थी और बार बार जो है एक आंदोलनकारी ये कहते थे कि एमएसपी का कानून बना दीजिए, फिर हमें कोई दिक्कत नहीं है। आपने 3 कानून बनाए हैं, 3 कानून रहे, इसके साथ एक चौथा कानून भी बना दीजिए एमएसपी का, फिर हमें दिक्कत नहीं है। एमएसपी एक कह सकते हैं एक बड़ा बिंदु बन गया था इस पूरी डिबेट के बीच में। क्या अब एमएसपी को प्रधानमंत्री कहते हैं कि इसको और प्रभावी पारदर्शी बनाने की बात करते हैं, उसके लिए कमेटी बनाने की बात करते हैं, तो कह सकते हैं कि इस डिबेट का जो मुख्य बिंदु था उस पर हम अब पहुंच रहे हैं और उस पर बात होनी चाहिए। अब अशोक जी, वास्तव में डायलॉग लोकतंत्र की बड़ी ताकत है। ये तीनों कानून लाने के पहले भी अगर किसान संगठनों से चर्चा हुई होती तो शायद यह दुर्भाग्य इस देश को नहीं झेलना पड़ता। इस चीज को समझने की जरूरत है। और उसके बाद किसान आंदोलन को जो लगातार बदनाम करने की कोशिश की गई कि मुट्ठी भर किसान हैं और हिंसा कर रहे हैं, दुनिया भर के जो षड्यंत्र रचे गए किसानों के खिलाफ, इसने भी माहौल को बहुत खराब किया। लेकिन मेरा आज गुरु पर्व के अवसर पर यह मानना है कि जो हुआ सो हुआ। 700 परिवार को हम उनके घाव पे मरहम रखते हुए देश के किसानों का प्रधानमंत्री की विश्वास जीतने की कोशिश करें और मुद्दों पे किसानों के साथ बैठ के चर्चा करके नया रास्ता, नया हम ढूंढे। बिना किसानों के विकास के देश का विकास नहीं होगा और छोटा बड़ा किसान बंद करे। ये महामारी, सूखा, ये छोटा बड़ा किसान नहीं देखती। ये बाजार बड़े किसान का उत्पादन ज्यादा मूल्य पे नहीं खरीदता और इसलिए हमें देश में छोटा बड़ा मझोला सारे किसानों को हाथी के पांव में सपना पाओ। और अशोक जी, आपकी बात से सहमत हूं, एमएसपी एक बड़ा मुद्दा है और एमएसपी पे खरीदी उससे भी बड़ा मुद्दा है। एमएसपी की घोषणा हो और किसान का माल खरीदा न जाए, ये व्यापारी कम कीमत पे खरीदे, तो कैसे ये आय दुगनी वाला रास्ता कैसे हम तय कर पाएंगे? यह बेहद जरूरी है। और अब वक्त आ गया है कि हम यह तय करें कि किसान आंदोलन को गालियां देके या बदनाम करने की बात बंद करें। ये तीनों कानूनों पे आमने सामने चर्चा करें। 16 कमियां तो अब हम पहले ही मान गए थे, बड़ा अच्छा किया इन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने भी लपेट के रखा था, बड़ा अच्छा किया प्रधानमंत्री जी ने। आज बड़े अच्छे दिन उन्होंने उसे वापस ले लिया और आगे का रास्ता मिल बैठ के करें। लोकतंत्र की यही परंपरा है अशोक जी। और किसान लेकिन एक बात राजाराम जी, एक बात मेरे मन में बार बार जो सवाल आ रहा है, एक बात ये भी आ रही है कि हम जानते हैं और हम लगातार बात करते रहे, आज तक की जितनी सरकारें हैं वो सारी सरकारें जिम्मेदार हैं, क्योंकि देश में लगातार किसान जो हैं, आत्महत्याओं का आंकड़ा हर साल किसानों का बढ़ता है, हर साल हजारों किसान, और इसमें सबसे ज्यादा जो आत्महत्याएं होती है महाराष्ट्र में होती हैं। महाराष्ट्र जैसे राज्य में आज भी अभी भी जो ताजा आंकड़ा है एनसीआरबी का, उसमें महाराष्ट्र नंबर 1 पर है जहां किसान सबसे ज्यादा आत्महत्याएं करते हैं। तो एक तरफ किसान आत्महत्याएं करते हैं, दूसरी तरफ हम जब सुधारों की बात करते हैं तो हम यहां पर गाड़ी अटक जाती है। सुधारों की जरूरत है कृषि क्षेत्र में, ये बात सब मानेंगे, क्योंकि अगर सुधार की जरूरत नहीं होती तो फिर ये किसान आत्महत्याएं बंद कर देते, किसानों की स्थिति सुधर जाती। तो सुधार चाहिए, लेकिन जब सुधार होता है तो आंदोलन शुरू हो जाते हैं। तो ऐसे में कहीं ऐसा तो नहीं होगा भविष्य में कोई भी सरकार किसानों के हक में, किसानों के हित में कोई फैसला लेने से पहले जो है उसको लगेगा क्यों राजनीतिक नफे नुकसान में जाना है, जो स्थिति है चलने दीजिए, कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा? ऐसी सिचुएशन से बचने की जरूरत है। अशोक जी, मेरे बड़े भाई कृष्णवीर चौधरी जी की बात में सहमत हूँ कि भारत की खेती में आमूलचूल परिवर्तन के लिए सुधार की भी आवश्यकता है, कानूनों में भी परिवर्तनों के जो पुराने कानून है उसमें परिवर्तन की भी आवश्यकता है। यह बात सही है, लेकिन यह मिल बैठ के ही होगा। यह कि मेन स्टेक होल्डर अगर किसान है तो किसानों के साथ मिल बैठ के ही यह होगा। अब क्योंकि मेरा मानना है जो पिछले तीनों कानून थे वो कारपोरेट के लॉबी के दबाव में लाए गए थे और उनके पक्ष में गढ़े गए थे। सरकार को पता था, नहीं पता था, कौन इसके पीछे था, यह तो सरकार की जांच का बिंदु है। लेकिन अब भी अगर आगे का रास्ता जब तय करने की आप बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी का भाषण को मैंने बड़ी बारीकी से देखा पढ़ा है, उन्होंने प्राकृतिक खेती की बात की, स्वागत है। लेकिन जीरो बजट खेती की अगर बात करते हैं तो जीरो बजट पे हर चीज का बजट इस देश में दुनिया में बढ़ रहा है और आप खेती में उल्टी गंगा बहा रहे हैं, जीरो बजट की बात कर रहे हैं। खेत जाने के लिए अगर मोटरसाइकिल पे किसान किक मारता है तो बजट चालू हो जाता है, ट्रैक्टर पे बैठता है तो बजट चालू हो जाता है। जीरो बजट की खेती ये केवल एक झुंझुना है, इस तरह से नहीं आगे बढ़ पाएंगे आप, किसानों की आय ऐसे दुगनी नहीं कर पाएंगे आप। आपको वास्तव में कृषि विशेषज्ञ खेतों के लोगों को भी जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है। दो बिंदु महत्वपूर्ण जो आपने कहा कि कृषि बजट की आपने बात की, जीरो बजट
वाली कुछ नहीं हो सकता। झुंझुना है आपने कहा, दूसरी बात आपने कहा एमएसपी वाली बात, उस पर एक चर्चा होनी चाहिए। तो कृष्णवीर जी, इन दोनों बिंदुओं पर आप क्या सोचते हैं, एमएसपी और दूसरा जीरो बजट खेती? देखिए अशोक जी, जब घर से खेत के लिए जाना होता है, चाहे सिंचाई करनी है, चाहे बीज की जरूरत है, बीज की बुआई करनी है, और हमें चाहे उसमें ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर भी करना है, चाहे हमें कंपोस्ट खाद का भी प्रयोग करना है, तो जीरो तो कहीं हो नहीं सकता। जीरो से कोई प्रोडक्टिविटी नहीं हो सकती। ये सब कहने और सुनने में अच्छा है, क्योंकि हम तो रोजाना इन्हीं सब के भुक्तभोगी हैं। जीरो अगर हम चलेंगे तो हम खेत में उत्पादन कैसे करेंगे? अगर हमें गाय पालनी है तो उसके लिए चारा पैदा करना पड़ेगा, और चारा पैदा करेंगे तभी गाय और भैंस पलेंगी, तभी गोबर से हम कंपोस्ट बनाएंगे, उसमें भी आपको काम करने के लिए जरूरत पड़ती है। ये अलग अलग चीजें हैं। हमारी जो लैंड होल्डिंग है वो इतनी छोटी है कि वो 86% किसानों का जो है प्रतिशत जो है वो 2 एकड़ से कम है। आज सच्चाई है। तो मैं ये मानता हूं कि मेरा अपना अनुभव और मेरे कार्य जो हो रहा है उसमें जीरो से तो मैं घर ही बैठ जाऊंगा। खेत में काम करना और खेत में उत्पादन करने के लिए मुझे जेब से पैसा लगाना पड़ेगा। ठीक, पहली बात मैं अपना अनुभव कह रहा हूं। और दूसरी बात, जहां तक न्यूनतम समर्थन मूल्य की व्यवस्थाएं चल रही हैं इस देश में, मैंने हमेशा कहा है कि उसको कैलकुलेट करने का तरीका, उसमें खामियां हैं। जिस तरीके से ये सीएसीपी काम करता है वो पूरी तरीके से उसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है। और तीसरी बात, मेरा ये कहना है कि जो न्यूनतम समर्थन मूल्य का मतलब है सीधे सीधे उत्पादन में जो लागत है, लेकिन मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने लागत पर 50% लाभकारी मूल्य जोड़कर जो वायदा उन्होंने पूरा किया, और उन्होंने जिस तरीके से खरीद बढ़ाई है एमएसपी पर, और जिस तरीके से मंडियों को मजबूत किया है, जिस तरीके से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में 1,62,000 करोड़ दिया है, जिस तरीके से फसल बीमा योजना की है, जिस तरीके से आप ये बताइए 10,000 एफपीओ को बनाने के लिए पूरी ताकत झोंक रखी है, ये सब किसानों को खड़ा करने के लिए, बाजार में खड़ा करने के लिए, दलालों से छुटकारा दिलवाने के लिए ये ऐसे सराहनीय कदम है जो देर से ही सही, लेकिन प्रधानमंत्री जिस दिन से बने हैं उस दिन से उन्होंने कार्य किए। अगर किसानों की दुर्गति हुई और किसान आज आत्महत्या कर रहा है, हमें कहने में दर्द होता है कि किसान आत्महत्या कर रहा है। आप जो बार बार ये कहते हैं, आप बताइए कि आप राजनीति कितनी बुरी तरह हावी है इस देश में। एक उदाहरण काफी है कि पंजाब में 600 से ज्यादा किसानों ने आत्महत्या की, अभी किसी ने 50 लाख नहीं दिए। छत्तीसगढ़ में पिछले 10 महीने में 143 किसानों ने आत्महत्या की, किसी ने 50 लाख नहीं दिए, लेकिन लखीमपुर खीरी दोनों प्रदेशों के मुख्यमंत्री पहुंच गए। ये राजनीति नहीं है तो क्या है? ये आंख खोलने वाले हादसे हमें सिखाते हैं सबक कि आप पूरी तरह देखिए। यही यूपीए 1 और यूपीए 2 में बार बार कहते थे कि दलालों से मुक्ति दिलवानी है, और आज राहुल गांधी ट्वीट करते हैं। किस मुंह से आप ट्वीट करते हैं? अरे आपने जो सुधार नहीं किए, अगर आप यही लुटवाने के लिए, आत्महत्या करवाने के लिए उन्हीं कानूनों की वकालत करेंगे तो आप किसानों के दोस्त नहीं, किसानों के सबसे बड़े दुश्मन हैं आप लोग। राजनीति तो है इसमें, कोई है। कृष्णवीर जी, राजनीति तो हमें दिखी। आपने आपने 2 राज्यों की बात की, मैं तीसरा बता, सबसे बड़ा उदाहरण तो राजस्थान इसका बना हुआ है, क्योंकि राजस्थान में किसानों की जमीन जो है वो कुर्क हो रही है, कुर्की हो रही है। अशोक जी, मेरा एक पॉइंट है, मैं पूछता हूं राहुल गांधी, आपने चुनाव में वायदा किया था राजस्थान के किसानों से और छत्तीसगढ़ के किसानों से और मध्य प्रदेश किसानों से कि हमारी सरकार 10 दिन में कर्ज माफी करे। क्या कर्ज माफी हुई? नहीं। राजस्थान में आज किसानों को कुर्की के वारंट जा रहे हैं। ना वह कोई किसान आंदोलन करने जा रहा है, और ना वह राहुल गांधी जा रहे हैं, ना प्रियंका वाड्रा जा रही है, और ना सोनिया गांधी जा रही है, और ना कोई कांग्रेस का कोई नेता बोल रहा है। इसी तरीके से आपने पंजाब के अंदर जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट है, जिसमें 5 लाख रुपए जुर्माना और 3 साल की जेल का प्रावधान किया गया था, आपकी सरकार ने
उसको ठीक किया। अरे आपकी कथनी और करनी किसानों के लिए सबसे बड़ी दुश्मनी आप पता नहीं कौन सी निकालते हैं। ठीक है, आप किसानों को झूठ बोलते हैं, कांग्रेस बार बार धोखा दे रही है और तमाम विरोधी दल किसानों को राजनीति के अलावा, एक वो समाजवादी पार्टी और एक वो लोकदल उत्तर प्रदेश में। अरे आपने तो मरवाया किसानों को, आपने दंगे करवाए इस प्रदेश में। अरे आज अगर किसान जिंदा है, अपनी ट्यूबवेल पे जा रहा है, उसकी मोटर नहीं खुल रही, आज वो भैंसा बुग्गी लेके रात को गन्ना डाल के मिल से आ रहा है, उसका भैंसा नहीं छीना जा रहा, उसके घर से भैंस काटने के लिए और गाय काटने के लिए आज ले जाने की हिम्मत नहीं अपराधियों की। ये कानून व्यवस्था अगर आज सुधार हुई है तो इसके लिए किसान तो आभारी है सरकार का। ठीक है सर, एक मिनट कृष्णवीर जी, एक मिनट नहीं होनी चाहिए, बहुत होली राजनीति किसानों के नाम पर। हकीकत को समझना होगा और देश का किसान। कृष्णवीर जी एक मिनट रुकिए, क्योंकि आपने जो महत्वपूर्ण बिंदु कहा, मैं चाहता हूं कि इसकी तमाम पक्षों पर हम बात कर रहे हैं, तो राजनीति इसका एक पक्ष हो सकता है और राजनीति इस देश में होती है, हर मुद्दे पर होती है, इसमें कोई दौर नहीं। लेकिन मैं छोटी सी एक, राजाराम जी आपका छोटा सा इंटरवेंशन चाहूंगा। मैं मन में अब सवाल आया इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्योंकि ये बात सही है और इसको लेकर के किसी के पास इसका जवाब नहीं था, इसके दस्तावेज सारे मेरे पास हैं। अगर क्या ऐसा संभव है कि जो लोग आंदोलन कर रहे थे इन कृषि कानूनों को वापस लेने का, अब तो वापस होने का ऐलान हो गया ना, क्या वो आंदोलनकारी अब राजस्थान पहुंचेंगे जहां पर किसानों की जमीनें कुर्क की जा रही हैं? क्योंकि एक राजनीतिक पार्टी ने सत्ता में आने के लिए किसानों से वायदा किया कि हम आएंगे और आते ही पहला फैसला जो है वो ये होगा कि किसानों के कर्ज माफ हो जाएंगे। आज वहां पे किसानों के, राजस्थान में किसानों की कर्ज माफी नहीं हुई, जिनके कर्ज वापसी नहीं हुए उन किसानों को नोटिस जा रहे हैं, उनकी जमीनें बैंक कुर्क करने जा रही है। सवाल यह कि जो दिल्ली के बॉर्डर पे बैठे आंदोलनकारी थे, क्या यहां से अब राजस्थान पहुंचेंगे अपने किसान भाइयों को बचाने के लिए कि इनकी जमीनें नीलाम ना हो, इनकी जमीनें कुर्क ना हो? अशोक जी, पहली बात तो मैं बताऊं कि मैं यहाँ किसी पार्टी का प्रवक्ता मैं सर, आप दोनों नहीं है सर, आप दोनों नहीं है ना 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 कृष्णवीर चौधरी जी हैं किसी पार्टी के प्रवक्ता, ना आप हैं। मैं दर्शकों को साफ बता दूं, दोनों किसान नेता हैं, लेकिन मैं सिर्फ किसानों के हक में, किसानों के हित में सवाल पूछ रहा हूं सर। ये छोड़ दीजिए कौन सा स्टेट है जी, कि हर वो राज्य जहां पे भी किसानों के ऊपर ज्यादती होती है, साहब सरकार जब ज्यादती करती है, किसान वास्तव में इस देश में संगठित नहीं है। पहली बार ही तो हमने देखा कि किसान संगठित होके एक देश में एकजुट होके एक आंदोलन के सामने आए। तो ज्यादतियां किसानों पे लगातार होती रही हैं, लेकिन हाथी भी अगर चींटी को दबाता है तो चींटी पलटती है। तो छोटे छोटे ही हमारे संगठन, चाहे राजस्थान हो चाहे छत्तीसगढ़ हो, सब जगह ज्यादतियों का विरोध करते रहे हैं। जहां खरीदी नहीं हुई वहां भी किसानों ने विरोध किया है, जहां कम कीमत पे खरीदी हो रही है वहां भी विरोध कर रहे हैं, चाहे वो राजस्थान हो। हाँ, ये किसानों की एकजुटता बढ़ेगी तो निश्चित रूप से हमारी निगोशिएशन पावर बढ़ेगी। आज हम उसकी स्थिति में, अभी भी मेरा मानना है कि हम इस स्थिति में नहीं है कि पूरे देश में किसानों को न्याय दिला पाए। किसान संगठन उतने मजबूत नहीं है, व्यापारी संगठन जितने मजबूत हैं, और जिस तरह से कहीं छोटा सा भी कानून आता है, कानून की तो बात छोड़िए, कानून में एक छोटा सा परिवर्तन करना होता है एक्सपोर्ट में एक आर्टिकल में, तो सारे व्यापारिक संगठन से, एसोचैम से, बीसीआई से, अपना चेंबर ऑफ कॉमर्स से, सबसे सरकार और वित्त मंत्री, कॉमर्स मंत्री बैठ के चर्चा करते हैं। तो किसानों के खिलाफ अगर चीज कानून आप लाए, अगर चर्चा करते तो स्थिति नहीं आती, नौबत नहीं आती। आगे भी सरकार को समझना होगा, राजनीति कर रहे हैं किसान, राजनीति कर रहे हैं। अरे बाप, राजनीति आप लोग कर रहे हो, हम लोग काहे की राजनीति कर रहे हैं? मैं पूरे अन्य किसी की बात नहीं करता, लेकिन अखिल भारतीय किसान महासंघ की बात मैं करता हूँ। पिछले 12 सालों से मजाल है कि कोई आदमी किसी भी पार्टी के मुखिया को अपने मंच पे चढ़ने दिया। हम लोग राजनीति नहीं कर रहे हैं, हमारी ये तस्वीर बदलनी चाहिए। राजाराम जी, सवाल आपका कतई नहीं है, क्योंकि आपके संगठन का नहीं है, मैं फिर कह रहा हूं कृष्णवीर जी का नहीं है, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि इस संगठन में, ये संगठन अगर ये आंदोलन किसानों का था भी, तो भी इस आंदोलन में कई राजनीतिक इसके पेच हैं, कई राजनीतिक इसके पहलू हैं, इससे कोई भी इनकार नहीं कर सकता, वो दिखे। इसीलिए मैंने कहा ये सवाल अब इंपॉर्टेंट होगा, देश को समझने के लिए इंपॉर्टेंट होगा कि केंद्र सरकार। आप ही की बात में जोड़ना चाहूंगा। पहले जब किसान आंदोलन करते थे, कृष्णवीर जी बैठे हुए हैं, पहले जब हम कई मुद्दों पे आंदोलन करते थे, तो भाई कृष्णवीर जी बताइए, क्या राजनाथ सिंह जी हम लोगों के मंच पे नहीं आते थे? अन्य पार्टियां नहीं आती थी? तो इस लोकतंत्र में अगर कोई पक्ष
हाँ दिक्कत में है तो विपक्ष उसके साथ खड़ा होता है। वो इस तरह से घृणा योग्य नहीं है, इस तरह ठीक है, से नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं सर, मैं बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल वाजिब है जो आपने कहा, और इस तरह की तस्वीरें हैं। इससे पहले विपक्ष में बीजेपी थी, बीजेपी भी किसानों के हक में आवाज उठाती थी, और हर पार्टी को उठाना चाहिए, उसमें तो कोई हद। मेरा मूल सवाल फिर भी यही है कि ये हम यहाँ पॉलिटिकल पार्टी छोड़ दें। मुझे लगता है कि अगर हम किसानों के हक की बात कर रहे हैं, किसानों के हित की बात कर रहे हैं, और किसानों के आंदोलन को अगर ताकत मिली है इस फैसले से, तो मुझे लगता है कि अगला आंदोलन जो है हमको राजस्थान में देखना चाहिए। किसानों को जाकर वहां पर धरना देना चाहिए, ताकि किसानों की जमीनें जो वहां पर नीलाम हो रही हैं, कुर्क हो रही हैं, वो रुकें। हमको अगला आंदोलन जो है किसानों का जो प्रदर्शन है, वो अगला प्रदर्शन हमको महाराष्ट्र में दिखना चाहिए, जहां पर महाराष्ट्र में किसान लगातार आत्महत्या कर रहे हैं और उनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। हमको ये जो दोनों जगह पर किसान संगठनों को देखना चाहिए। और मैं ये भी कह रहा हूं कि लगातार हम इसकी फंडिंग को लेकर सवाल उठते हैं। मैं नहीं कोई आरोप लगा रहा हूं, ना मैं ये कह रहा हूं, ये किसान इस देश का समृद्ध हो, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन साथ साथ ये भी बड़ा जरूरी है कि किसान आंदोलन से जुड़े जो तमाम संगठन हैं, वो हर उस किसान के घर जाएं जो किसान आत्महत्या करता है, और हर उस किसान के साथ खड़े हों जो किसान को आत्महत्या करने पड़ती है। भले ही वो किसान जो है हिमाचल प्रदेश में हो, जहां भाजपा शासन करती है, भले ही वो किसान जो है वो महाराष्ट्र में हो, जहां पे 3 राज्यों की सरकार है, भले ही वो राज्य जो है राजस्थान हो, जहां पर कांग्रेस शासन करती है। हर उस किसान के साथ किसान जो आंदोलनकारी हैं वो खड़े दिखने चाहिए, जिस किसान को किसी न किसी वजह से आत्महत्या करनी पड़ती है, क्योंकि किसानों की सिचुएशन अच्छी नहीं है देश में, उसे अच्छा करना है। लेकिन मैं आता हूं संदीप जी आपके पास, उससे पहले एक ये देख लेते हैं कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने तीनों कृषि कानून वापस लेने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फैसले पर कैसे उन्होंने रिएक्ट किया। आइए सुन लेते हैं मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आज ही वो इस सारी बात को लेकर के अपनी बात कही है, तो मुझे सिर्फ इतना ही कहना है कि उन्होंने सारी विस्तार से चर्चा करने के पश्चात जो है वो सारी चीजों को सही परिप्रेक्ष्य में देखते हुए जो भी निर्णय लिया है प्रधानमंत्री जी ने, उसका हम स्वागत करते हैं। तो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री थे संदीप जी के पास जा रहा हूं मैं। संदीप दास जी, आगे का फ्यूचर जो रास्ता है, भविष्य का रास्ता है, वो क्या एक कमेटी बनेगी और उसमें सबका डिस्कशन होगा, लेकिन क्या आपको लगता है, फिर मैं कह रहा हूं कि अब क्या वक्त आ गया है कि राजनीति को हम अलग करें और किसानों के हित को जो है वो सर्वोपरि रहे, और उसमें राजनीतिक हस्तक्षेप या राजनीतिक उसमें विचारधाराएं का घालमेल ना हो? उसके लिए क्या करना पड़ेगा? क्योंकि जो तमाम किसान संगठन है उनका पॉलिटिसाइजेशन तो हमने देखा है कि होता है, लेकिन अब बात किसानों की हो, फोकस किसानों पर हो। जो बात ये कह रहे हैं, मेरे किसान साथी बोल रहे थे कि पॉलिटिक्स नहीं था, तो आपका नेता जाकर बंगाल में बोलते हैं, बंगाल बोलते हैं कि एक पार्टी को हराना मेरा मकसद है, बट वो छोड़ दीजिए वो बातें को। पॉलिटिक्स अगर नहीं था तो ये पॉलिटिक्स ही था बेसिकली, और कुछ नहीं वैसे। बट किसान के बारे में जो बात करते थे, तो 2 मुद्दे में आना चाहता हूँ। जो एमएसपी लीगल, मैं बता रहा हूँ इतना सारे किसान यहाँ बैठे हुए, इतना 60, 65, 70 ईयर्स से क्यों लीगलाइज नहीं कर पाया लीगल राइट्स और एमएसपी? ये नहीं हो पाएगा, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है लीगल राइट। आप बता रहे हो, जो आंकड़ा अभी तक हमारे पास नहीं है, करीब 5 से 6% लोग को एमएसपी का लाभ मिलता है, मतलब एमएसपी प्रोक्योरमेंट करता है। मैं अभी भी एज ए पर्सन में बताता हूँ, अगर एमएसपी आप सबको दे दोगे, जो 23 और 24 फसलों के बारे में एमएसपी डिक्लेयर करती है, सीएच कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट प्राइसेस जो डिक्लेयर करती है, तो उसका प्रोक्योरमेंट कौन करेगा? उसका आज भी फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के पास 2.5 टाइम 3 गुना से ज्यादा गेन स्टॉक है। वो गेन स्टॉक क्या अभी होगा, कैसे दे पाए? पीडीएस में ये प्रधानमंत्री जी ने जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंडर में डबल जो पीडीएस रिक्वायरमेंट है उससे दिया, तो उसमें थोड़ा सा राशन चला गया। बट खाली जो एक तरफा देखने की जरूरत नहीं है, इसको पूरा सप्लाई चेन को देखने की जरूरत है। किसी कानून उसके ऊपर डिस्कशन होना चाहिए कि क्या एमएसपी एक स्टैंड अलोन सब्जेक्ट है? वो नहीं है। एमएसपी के साथ सबको देखकर जाना पड़ेगा। कैसे कर लोगे आप प्रोक्योरमेंट? अभी भी प्राइवेट जो बोलते हैं कॉर्पोरेट लॉबी था, तो बता रहा हूं, अभी कौन सा जो किसान जो जाता है, जो ट्रैक्टर लेकर जाता है, वो तो कॉर्पोरेट का ही है ना, कोई कंपनी का। किसान तो खुद नहीं बनाता है। तो बिना कॉर्पोरेट पार्टिसिपेंट आज भी जो देश में अनाज है प्राइवेट सेक्टर ही खरीदती है ना। एफसीआई को छोड़ दीजिए, एफसीआई 30-40% गेहूं खरीदती है, राइस खरीदती है। अब बताइए, मैं 2 इसका उदाहरण देना चाहता हूँ। मिल्क, दूध का ले लीजिए, लाइफ स्टॉक का ले लीजिए, वहां कौन सा एमएसपी है? उसका जो ग्रोथ रेट है, आप देखिए फास्टेस्ट है, 8% ग्रोथ रेट कर रहा है मिल्क में कौन सा एमएसपी है?
वहां कॉर्पोरेट पे, बट कॉर्पोरेटिव्स कितना एमएसपी, ठीक है। बट वो जो एमएसपी को स्टैंड अलोन देखने की जरूरत है, उसको पूरा जो कमेटी बैठाई है वो स्टैंड अलोन उसको देखने की जरूरत है कि कैसे एमएसपी को लागू किया जाए। मतलब जो प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेट खरीद, सरकार सभी नहीं खरीद सकती है, ठीक है, सब खरीद कर। ठीक है, जल्दी से महत्वपूर्ण बिंदु है राजा राम जी, जल्दी से आपका मैं एक 30 सेकंड में प्रतिक्रिया चाहता हूं, क्योंकि ये ठीक है कि कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए खेती नहीं है, खेती किसानों के लिए है, लेकिन कॉर्पोरेट सेक्टर के बिना खेती को सरवाइव या उसको फायदे में लाना वो भी संभव नहीं है। क्या आपको लगता है कि सिर्फ बार बार ये कहना कि उद्योगपतियों की सरकार है, उद्योगपति बाहर हो जाएं, उससे काम नहीं चलेगा, बल्कि ऐसी एक व्यवस्था बनानी पड़ेगी कि कॉर्पोरेट सेक्टर और किसान दोनों के लिए विन विन सिचुएशन हो? अशोक जी, मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूं। अब वक्त आ गया है कि किसान, एक्सपोर्टर, प्रोसेसर, लॉजिस्टिक यानी ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करने वाला, वेयर हाउस वाला, गोदाम वाला और मैन्युफैक्चरर, कारखाने वाला, सारे लोग बैठे जी, सबके लिए विन विन सिचुएशन ले आए। अभी तक किसान जो है सबसे ज्यादा शोषण की स्थिति में है, ये बताने की जरूरत है। 4 लाख से ज्यादा लोग सुसाइड कर चुके हैं, तो जरूरत होगी किसान को केंद्र में रखते हुए बाकी सारे पक्षों को भी जोड़ते की, और इसके लिए ईमानदार कोशिश जरूरी है, और जो कि राजनीतिक से परे, राजनीति को किनारे रखते हुए किसान, देश के किसान, खेती और खलिहान को प्राथमिकता में सर्वोच्च पे रखते हुए तभी ये हो पाएगा। जी ठीक है, एक मिनट रोक रहा हूं मैं आपको, क्योंकि दमदमा साहिब के हरप्रीत सिंह जो है वो ना, माफ कीजिएगा राजा राम जी, लेकिन मेरे पास समय इतना ही है। जरूर से जो आपने कहा मुख्य बिंदु वही है कि सेंटर जो है वो किसानों पर रहना चाहिए, किसान केंद्र बिंदु में रहें, और बाकी सब जो व्यवस्थाएं हैं उसमें कॉर्पोरेट भी होंगे, सरकार भी होगी, थोड़ी थोड़ी राजनीति भी चलेगी, लेकिन किसानों का भला कैसे हो सकता है ये सोचना पड़ेगा। तो एक कदम पीछे जरूर हटी हुई है सरकार, लेकिन अभी आगे बढ़ने का समय है। किसानों के लिए कैसे बेहतरी होनी है उसका समय है, उसको लेकर जो आज कुछ ऐलान हुआ है वो महत्वपूर्ण है। फोकस उन पर रहेगा तो हम उम्मीद करते हैं राजनीति को पीछे छोड़कर अगर इन बातों पर फोकस रहेगा तो मुझे लगता है कोई नया रास्ता निकलेगा जो सबके लिए अच्छा होगा, और सीमांत किसान भी, बड़े किसान भी उसको खुशी खुशी स्वीकार करेंगे। ऐसा रास्ता निकालने की आज देश को जरूरत है, क्योंकि मैं फिर कह रहा हूं किसानों की स्थिति अच्छी नहीं है। हर रोज जो है कम से कम 4 से 5 किसान औसतन आत्महत्याएं देश में कर रहे हैं, उनके बारे में हमें कुछ तो सोचना ही होगा। शुक्रिया मेरे सभी मेहमानों का इस वक्त में, इस कार्यक्रम में फिलहाल इस वक्त में इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी है, लगातार देखते रहिए। नमस्कार।